हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपने इस नए क्लास में हम एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7 मतलब साझेदारी पेड़ी का विसर्जन, राइट। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, साझेदारी पेड़ी का विसर्जन, तो उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 पूरे डिटेल में मैंने समझाया था, जिसमें हमने टोटल 12 पॉइंट्स हमने कवर किए थे, 12 छोटे छोटे क्वेश्चन कवर किए थे। इसमें भी हम लगभग 10 क्वेश्चन कवर करने वाले, सॉरी 8 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, इसलिए मैंने बोला 10। छठे नंबर में तो है 8 ही, लेकिन मैंने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया जस्ट टू रिवाइज करने के लिए, कि आपको पुराना कंसेप्ट जो है वो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस जरूर देखना, स्पेशली क्लास नंबर 3, जिसमें मैंने आपको रोजनामचा के बारे में समझाया। नहीं, विसर्जन में कौन कौन से रोजनामचा बनते हैं और किस तरह से बनते हैं, उस रोजनामचा के बारे में जो मैंने समझा है, उस क्लास को आप जरूर देखना। बाकी की क्लास को नहीं देखोगे तो थोड़ा चल जाएगा, हालांकि बाकी देखो तो भी जरूरी है, क्योंकि उसमें से भी मार्क्स आपके आते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 5 क्लास है, 30-30 मिनट का लगभग क्लास है, 20 से 30 मिनट का क्लास है, यानी 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी टोटल, जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आपको ढूंढने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, और जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स कवर होते जाएंगे वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जब भी आप ये सवाल शुरू करना, तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है। बात याद क्या रखनी है कि आपको जितने भी सवाल आएंगे उसमें 2 रोजनामचा बनेंगे। ठीक है। एक बनेगा खाता बंद करने का, क्या बनेगा, एक बनेगा खाता बंद करने का, दूसरा बनेगा या तो बेचने का या तो चुकाने का। थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना। ठीक है, क्या कहा मैंने, या तो खाता बंद करने का, सॉरी या तो नहीं, एक बनेगा खाता बंद करने का और दूसरा बनेगा या तो बेचने का या तो चुकाने का। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरे क्वेश्चन में कैसा होगा, जिसमें 2 रोजनामचे तो होंगे, लेकिन पहला रोजनामचा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मतलब खाता बंद करने का रोजनामचा नहीं बनेगा। सिर्फ कौन सा बनेगा, या तो बेचने का बनेगा या तो चुकाने का। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था इसके पहले वाली क्लास में, फिर से बता देता हूं। जो ये वाला रोजनामचा है, ये इसलिए बनता है क्योंकि हमने जो भी संपत्ति या दायित्व है वो हमें पीढ़ी में दर्शाया गया है, यानी जो हमारा पुराना आर्थिक चिट्ठा उसमें दर्शाया गया है। और ये वाला रोजनामचा उसके लिए है जब पुरानी पीढ़ी में कोई भी संपत्ति या दायित्व दर्शाया ना गया हो। ठीक है, दर्शाया ना हो। ओके, जब दर्शाया ना हो तो उसके लिए ये रोजनामचा है, जिसमें आपको सिर्फ सेकंड वाला बनेगा, फर्स्ट वाला नहीं बनेगा। इतना आपको याद रखना है। और ये इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन मैंने प्रीवियस क्लास में किया था। अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्रीवियस क्लास जरूर देखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप पुरानी क्लासों को देखते चलो, तो आपको आगे वाली क्लास को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि यंत्रों की बही कीमत, बड़ी नहीं है बही होगा, ठीक है, यंत्रों की बही कीमत, एक मिनट जो इसको मैं मिटा देता हूँ, चालू रखना। हाँ, यंत्रों की बही कीमत कितना है, 50,000। ध्यान से सुनने का, यंत्रों की बही कीमत कितनी है, 50,000। अब यंत्र हमारा क्या है, यंत्र हमारा है संपत्ति। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाई थी। यंत्र हमारा क्या होता है, संपत्ति, और संपत्ति हमेशा क्या होता है, उधार। संपत्ति हमेशा क्या होता है, उधार। तो मैंने क्या कहा कि जब बही में दर्शाया गया, मैंने यहाँ पे देखो लिखा ना दर्शाया, तो दर्शाया गया तो पहला रोजनामचा क्या बनेगा, खाता बंद करने का। तो पहला रोजनामचा क्या बनेगा, संपत्ति हमेशा उधार होता है, खाता बंद करोगे तो रोजनामचा क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी कि रोजनामचा क्या बनेगा, यंत्र खाते जमा। क्या हो जाएगा रोजनामचा, यंत्र खाते जमा, रकम कितनी रहेगी, 50,000। और मैंने कहा था कि जब एक रोजनामचा पता चल जाए तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, तो दूसरा इफेक्ट जो होगा वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, वसूली खाते। क्लियर है, तो कहाँ जाएगा, वसूली खाते उधार। जमा का हो गया तो ऑटोमेटिक उधार में क्या हो जाएगा, वसूली खाते। क्लियर है, फिर आगे लिखा है जो साझेदार दर्शन 55,000 में ले जाता है। अब दूसरा रोजनामचा क्या है, या तो बेचने का होगा या तो चुकाने का। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है यंत्र, यंत्र मतलब संपत्ति। तो संपत्ति को हम क्या करते हैं, बेचते हैं। बेचने से क्या होगा, पैसे मिलेंगे। थोड़ा ध्यान से सुना ये रोजनामचा, बेचने से क्या होगा, पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे हमको पैसा मिला है, बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं मिला, उसके बदले में साझेदार लेकर गया है। तो हम ये याद रखेंगे कि अगर हमने बेचा नहीं है, कोई साझेदार लेकर गया है, तो जो हम रोकड़ उधार करने वाले थे, क्योंकि जब हम बेचते तो पैसा आता आता तो हम क्या लिखते, रोकड़ खाते उधार। तो रोकड़ के बदले में हम क्या लिख देंगे, उस साझेदार का नाम, यानी साझेदार का नाम क्या है, दर्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे दर्शन की पूंजी खाते उधार। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दूसरा नाम तो कंफर्म है कि अगर एक नाम पता चल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका वसूली। तो यहाँ पे हो जाएगा वसूली खाते जमा। तो दर्शन के उधार में हो जाएगा 55,000,
और यहाँ पे वसूली के जमा में भी हो जाएगा 55,000। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। जैसा मैंने बताया वही तरीका आपको इस्तेमाल करना है और इसी तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं, आपको और चीजें क्लियर होंगी। सवाल में लिखा है कि देनी हुंडी 15,000 का है, साझेदार बीमल चुकाने का स्वीकार करता है। तो सबसे पहला फोकस इस पे करो। ये क्या लिखा है? देनी हुंडी। देनी हुंडी हमारा क्या होता है? देनी हुंडी होता है हमारा दायित्व। देनी हुंडी हमारा क्या होता है? दायित्व। और जो दायित्व होता है वो हमेशा क्या होता है? जमा। दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा। तो पहला रोजनामचा जो बनेगा वो क्या बनेगा? खाता बंद करने का। तो खाता बंद करने का अगर बनेगा तो रोजनामचा जो देखो यहाँ पे जमा है तो वो क्या हो जाएगा? उधार। लेकिन क्या उधार होगा? देनी हुंडी। क्या लिखोगे? देनी हुंडी खाते उधार। क्या हो जाएगा? देनी हुंडी खाते उधार। और जमा क्या हो जाएगा? जब मैंने बता दिया एक कंफर्म है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वसूली। तो यहाँ पे लिखेंगे वसूली खाते जमा। रकम कितना है? 15,000। 15,000। क्लियर है? ये हमारा पहला रोजनामचा है। अब दूसरा रोजनामचे की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है? संपत्ति है या दायित्व? तो ये है सर हमारा दायित्व। तो दायित्व को हम क्या करते हैं? चुकाते हैं या पैसा वसूल करते हैं? तो दायित्व का पैसा हम क्या करते हैं? चुकाते हैं। तो पैसा चुकाने का मतलब क्या है कि पैसा आएगा या जाएगा? तो सीधी सी बात है, हम जब पैसा चुकाएंगे तो पैसा जाएगा, यानी रोकड़ खाते क्या होगा? जमा। पर हमने पैसा तो चुकाया ही नहीं है, उसके बदले में बीमल नाम का पर्सन है, यानी बीमल नाम का साझेदार है, वो ले जाने के लिए तैयार हो गया है। तो जो हम रोकड़ खाते जमा करने वाले थे उसके बदले में क्या जमा कर देंगे? बीमल की पूंजी खाते। क्या जमा कर देंगे? बीमल की पूंजी खाते जमा। अगर एक का कंफर्म हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वसूली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वसूली खाते उधार। और रकम कितना है? तो रकम नहीं दिया हो तो हम वही रकम लिख लेंगे जो हमें सवाल में ऑलरेडी एक बार मेंशन कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये आपका दो रोजनामचा कंफर्म हो गया। अब दोनों ही मैंने आपको तरीके समझा दिए, सॉरी, दोनों ही मैंने आपको तरीके समझा दी किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है? ध्यान से देखना। नेक्स्ट वाले में लिखा है कि भूतकाल में अब लिखित डूबत ऋण 11,000 में से 6,000 वापस यानी वसूल हुए। तो डूबत ऋण का था ना, तो ये डूबत ऋण का हम एक ही लेखा होता है, याद रखना इसका खाता बंद नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी इसका खाता बंद हो चुका रहता है। डूबत ऋण तो ऑलरेडी हम बंद कर चुके होते हैं, इसको दोबारा हम नहीं बनाते हैं। हम सिर्फ क्या बनाएंगे? जो 6,000 रुपए वसूल हुआ है, ये आपको मेन फोकस करना है। क्या फोकस करना है आपको? कि हम वही रोजनामचा बनाएंगे जो हमें पैसा क्या हुआ है? वसूल हुआ है। क्लियर है? कौन सा रोजनामचा? सिर्फ पैसा वसूल होने का। इसका रोजनामचा क्या बनेगा, कैसे बनेगा वो समझो। हमें 6,000 रुपए वसूल हुए, मतलब पैसा हमारे पास आया या गया वो क्लियर कर लो। तो पैसा हमारे पास आया है। आया है मतलब क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार। और जमा क्या हो जाएगा? तो जमा हो जाएगा वसूली। क्या जमा हो जाएगा? वसूली खाते जमा। क्योंकि अगर एक नाम पता चल गया तो दूसरा नाम ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? वसूली। और रकम कितना लिखोगे? 6,000 रुपए। कितना रकम लिखोगे? 6,000 रुपए। ये आपको याद रखना है, एक ही रोजनामचा बनेगा क्योंकि डूबत ऋण का खाता हम बंद नहीं करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, फिर अगला है हमारा फुटकर संपत्तियों की बही कीमत। अब अगले पे फोकस करते हैं। यहाँ पे लिखा है फुटकर संपत्ति। तो संपत्ति आ गया तो सबसे पहले इसी को क्लियर कर लो। संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है? उधार होता है। संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है? उधार। जब इसको बंद करोगे तो संपत्ति क्या हो जाएगा? जमा। तो जब संपत्ति जमा हो जाएगा तो रोजनामचा क्या बनेगा? कि फुटकर संपत्ति खाते जमा। क्या बनेगा? फुटकर संपत्ति खाते जमा। कितने से जमा हो रहा है? तो 2,70,000। 2,70,000। फुटकर संपत्ति जमा हो तो उधार क्या होगा? वसूली। तो वसूली खाते उधार। ठीक है, ये पहला रोजनामचा है। रकम कितना रहेगा? सेम वही 2,70,000 रुपए। अब बात करते हैं अगला रोजनामचा। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें कितने मिले हैं? 2,27,000 रुपए। यानी 2,70,000 का संपत्ति था, उसको बेचने से हमें कितना मिला है? 2,27,000। तो इसका रोजनामचा कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखो हमें कितना मिला? 227। तो सीधी सी बात है, सवाल में लिख दिया मिले। मिले मतलब पैसा आ रहा है हमारे पास, आ रहा है। तो दूसरा रोजनामचा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा? रोकड़ खाते उधार। और दूसरा नाम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वसूली। तो रोजनामचा बन जाएगा रोकड़ खाते उधार और वसूली खाते जमा। रकम कितना लिखोगे? तो 2,27,000। कितना लिखोगे? 2,27,000। क्लियर है इतना? तो ये हमारा रकम हो जाएगा 2,27,000 रुपए। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो सिंपल सा आपको यही तरीका याद रखना है कि हमें दो रोजनामचा बनाना पड़ता है अगर बही में दर्शाया हो, खाता बंद करने का और एक या तो बेचने का या चुकाने का। क्लियर है इतना?
ये आपको याद रखना है। तो देखो मेन यही है कि आपको जो बेसिक है वो आपको पकड़ के रखना है, बाकी आपको कुछ याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बेसिक को आप पकड़ के रखो तो आपको रोजरामचा अपने आप आता जाएगा। जैसे हम अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, अच्छा ये दो क्वेश्चन मिक्स हो गया है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, पांचवा और छठा नंबर। तो पहले पांचवा फोकस करते हैं कि फुटकर लेनदार 60,000 के हैं। कितने के हैं फुटकर लेनदार? 60,000 के। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना, क्या लिखा है कि फुटकर लेनदार कितने के? 60,000 के, जिसे 25% बट्टा से चुकाया। अब देखो सवाल में ये नहीं दर्शाया है कि बही में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो जैसा मैंने कहा था कि आपको याद रखना है कि अगर सवाल में कहीं मेंशन ना हो आप हमेशा मानेंगे कि बही में दर्शाया गया है, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको मान कर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लेनदार 60,000 का है, और लेनदार हमारा क्या होता है? तो लेनदार होता है हमारा दायित्व। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कि नीचे जगह कम ना पड़ जाए। लेनदार हमारा क्या होता है? दायित्व। और दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा। ये है हमारा बेसिक, जो मैंने कहा है कि आपको याद रखना है। अब दायित्व हमारा जमा होता है, तो जब बंद करोगे तो उधार हो जाएगा। तो यहाँ पे रोजनामचा क्या बनेगा? फुटकर लेनदार खाते उधार। कितने से? 60,000 रुपए से, ठीक है। और जमा क्या होगा? तो मैंने कहा था जब खाता बंद करोगे तो दूसरा एंट्री कहाँ होगा? ऑटोमेटिक वसूली खाते में। तो यहाँ पे लिखेंगे वसूली खाते जमा। रकम कितने से आ जाएगी? 60,000 रुपए से। क्लियर है इतना? तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरा रोजनामचा की, ठीक है, ये तो पहला था। अब दूसरा क्या होगा? या तो हम पैसा चुकाएंगे या तो हम वसूलेंगे। तो दायित्व, दायित्व का पैसा हमको चुकाएंगे, और वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है चुकाया। ये कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है। पर कैसे चुकाया? 25% बट्टा से। तो अभी बट्टे को साइड में रखते हैं, हमने पैसा चुकाया। चुकाया का मतलब क्या होगा? पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो पैसा जा रहा है सर। तो जब पैसा जा रहा है तो रोजनामचा क्या लिखोगे? रोकड़ खाते जमा। मतलब जो मुझे आता है मैं पहले वही लिखूंगा। पैसा जा रहा है इसलिए मैं लिख दूंगा रोकड़ खाते जमा। तो दूसरा नाम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वसूली। तो वसूली खाते उधार। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 60,000 था जिसमें से 25% हमने नहीं चुका क्योंकि वो बट्टा था। तो 60,000 का 25% माइनस कर दो, तो 60,000 माइनस 25%, तो ये हो जाएगा 45,000 रुपए। इसका मतलब हम लोगों ने कितना चुकाया है? 45,000 रुपए। तो यहाँ पर आ जाएगा 45,000 रुपए। क्लियर है इतना? तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 5 का दो रोजामचा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे लिखा है बही में नहीं लिखे करके 5,000 चुकाए, ठीक है। तो ये देखो लिखा है ना चुकाए। चुकाया मतलब बेसिकली हम दायित्व ही चुकाते हैं। और वैसे भी सवाल में यहाँ पे लिख दिया कि बही में नहीं लिखा है, तो जो पहला रोजनामचा खाता बंद करने का वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बही में दर्शाया नहीं है, इसलिए प्रविष्टि बंद करने की नहीं होगी। तो वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ कि आप लिख ही लेना, ठीक है, थोड़ा कंफर्मेशन रहेगा, आपको याद रहेगा। क्या लिखोगे यहाँ पे? बही में दर्शाया नहीं है इसलिए बंद करने की प्रविष्टि नहीं होगी। बंद करने की प्रविष्टि नहीं होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बंद करने की प्रविष्टि नहीं होगी। तो दूसरा रोजनामचा तो बनेगा ही। तो हमने क्या किया? चुकाया। चुकाया मतलब पैसा जा रहा है। तो जब पैसा जा रहा है तो रोजनामचा क्या बनेगा? रोकड़ खाते जमा। और उधार क्या हो जाएगा? तो उधार के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? वसूली। तो लिख जाएंगे वसूली खाते उधार। रकम कितना आएगा? 5,000 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे 5,000 और यहाँ पर भी लिखेंगे कितना? 5,000 रुपए। क्लियर है? तो ये हमारा दो रोजनामचा बन गया। बात समझ में आया? तो पहले में हमने नहीं कुछ किया लेकिन दूसरे में हमने चुका दिया है। यहाँ पे हमने खाता बंद किया और फिर यहाँ पे हमने चुका दिया। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सवाल में लिखा विसर्जन खर्च चुकाया 5,000 रुपए। तो विसर्जन खर्च चुकाया है तो साफ साफ लिखा चुकाया। चुकाया मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो पैसा जा रहा है। तो रोजनामचा क्या बनेगा? रोकड़ खाते जमा। क्या बनेगा? रोकड़ खाते जमा, क्योंकि पैसा जा रहा है इसलिए रोजनामचा क्या बनेगा? रोकड़ खाते जमा। और उधार क्या हो जाएगा? वसूली। क्या हो जाएगा? वसूली खाते उधार। क्लियर है? इसमें एक ही रोजनामचा बनेगा क्योंकि विसर्जन खर्च हमें आर्थिक चिट्ठा में दर्शाया नहीं होता है, इसलिए खाता बंद करने का सवाल ही नहीं होता है। क्लियर है इतना? फिर बात करते हैं नेक्स्ट रोजनामचा में, और ये लास्ट है इस क्वेश्चन का। बाकी दो मैंने जो क्वेश्चन ऐड किया मैं उनको भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ख्याति बही में दर्शाया नहीं है। जब बही में दर्शाया
नहीं है तो जो पहला रोजनामचा है बंद करने का वो प्रविष्टि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दर्शाया नहीं है। तो वही आपको लिख देना है, वही में दर्शाया नहीं है इसलिए बंद करने की प्रविष्टि नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा रोजनामचा है वो तो बनेगा ना। अब ख्याति है, ख्याति मतलब संपत्ति, तो संपत्ति को हम क्या करते हैं? बेचते हैं। तो वैसे भी लिखा हुआ है बिक्री के 20,000 मिले, साफ साफ लिखा भी है बिक्री किया हमने और 20,000 मिला है। मिला मतलब पैसा आया होगा। पैसा आया का मतलब क्या बनेगा रोजनामचा? रोकड़ खाते उधार। ये कॉमन सेंस है कि पैसा आ रहा है इसलिए क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते उधार। और जमा क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा वसूली खाते जमा। कितना लिखेंगे? 20,000 रुपए। तो आपको यही चीज याद रखनी कि संपत्ति और दायित्व का उधार शेष होता है, जमा शेष होता है। खाता बंद करते हैं तो उल्टा हो जाता है, पैसा आए तो उधार होगा, जाए तो जमा होगा। यही 3 मुद्दा आपको याद रखना है। बाकी का तो दूसरा वाला एंट्री जो है वसूली खाते के नाम से ही हो जाता है। क्लियर इतना? तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने कहा था, मैंने 2 क्वेश्चन और रेडी किए हैं तो उनको भी मैं समझा देता हूँ। तो जिसमें से आपका ये पहला क्वेश्चन है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया था। और आपको ये कैसे भी करके आपको इसको बढ़िया से समझना बहुत जरूरी है। इसका भी मैंने तरीका समझाया था क्या करना है, पर यहाँ पे एक बार ध्यान से आप लोग देख लो। सवाल में क्या लिखा है कि साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट होगा ना, तलपट नहीं होगा। तलपट में दर्शाई निम्नलिखित बाकियों का निकाल किस प्रकार करोगे ये समझाना है। हमें निकाल कैसे किया जाएगा, हमें यही बात उसको समझानी है। तो सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले जो नाम दिए पर पढ़ लो। तो पहला नाम दिया है सामान्य अनामत, दूसरा नाम दिया कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, तीसरा नाम दिया है विनियोग वृद्धि कमी अनामत, चौथा नाम दिया है प्रोविडेंट फंड, पांचवा दिया लाभ हानि खाते की उधार बाकी, और छठा नाम दिया है घिसाई फंड। ठीक है, हमें टोटल 6 नाम दिए हैं। हमें क्या करना है? इनको बाइफुर्केट करना है, मतलब अलग अलग करना है और समझना है कि कौन सी चीज क्या है। तो जिसमें से देखो स्टार्टिंग के 3 जो है, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 जो है ये है आपका अनामत। क्या है? अनामत, या इसको हम बोलेंगे अवितरित लाभ। क्या बोलेंगे? अवितरित लाभ। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में समझाया था कि ये अनामत है या तो अवितरित लाभ है। इतना क्लियर हुआ? लेकिन ये जो प्रोविडेंट फंड है ये हमारा क्या है? दायित्व है। ये क्या हमारा? दायित्व। फिर लाभानी खाते की उधार बाकी है, तो साफ साफ ये लिखी दिया उधार बाकी है। तो उधार बाकी है तो ये मैंने बता दिया, इसका भी हम बंटवारा कर लेते तो उसको ऐसे ही रहने देते। फिर चौथा है घिसाई फंड। तो घिसाई फंड जो होता है ना ये हमारा दायित्व है ना ये हमारा अनामत या अवितरित लाभ है। तो सर ये है क्या? ये वो रकम है जो हम संपत्ति पर से व्यवस्था करने के लिए बनाए होते फंड। क्लियर है कि संपत्ति में कभी कमी वृद्धि हुई या उसमें जो परमानेंट बेसिस पर घिसाई निकालते हैं वो रकम हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जितने भी फंड होते हैं वो सभी फंड का जो शेष होता है वो हमेशा क्या होता है? जमा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? तो ये पहले आप इसको क्लियर कर लो। इतना क्लियर करने के बाद अब इसका रोजनामचा कैसे बनेगा उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले ये जो आपका अनामत और अवितरित लाभ है हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका दिया सामान्य अनामत। क्या दिया है? पहला सामान्य अनामत। अब देखो सामान्य अनामत क्या? अनामत और अवितरित लाभ है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जो भी सामान्य अनामत या जो भी ऐसी चीजें होती हैं हम उसका क्या कर लेते हैं? बंटवारा कर लेते हैं। क्या करते हैं? उसका बंटवारा करते हैं। और बंटवारा करके हम करते क्या है? देखो जो भी अनामत या लाभ होते हैं इनका शेष हमेशा क्या होता है? जमा। ध्यान से समझना, इनका शेष हमेशा क्या होता है? जमा। लेकिन जब इनको बांटोगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? उधार। यानी एक का रोजनामचा में लिख के आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोजनामचा बनेगा सामान्य अनामत खाते उधार। तो जमा क्या होगा? हम अनामत या जो जो भी अवितरित लाभ होता है उसको हम साझेदारों के बीच में आपस में बांट देते हैं। तो अनामत खाते उधार हो जाएगा। तो जितने भी साझेदार होंगे उनकी पूंजी खाते क्या हो जाएगा? जमा। तो यहाँ पे रोजनामचा क्या बनेगा? पूंजी खाते जमा। जो भी रकम होगा उसका हम क्या कर लेंगे? आपस में बंटवारा कर लेंगे। क्लियर है? तो ये है पहले की व्यवस्था है। निकाल किस तरह से करेंगे आपको अगर थियोरी के तौर पे लिखना होगा, ठीक है, थियोरी के तौर पे कैसे लिखोगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सामान्य अनामत, क्या लिखेंगे? सामान्य अनामत का बंटवारा पूंजी या चालू खाते, क्योंकि अगर पूंजी है तो पूंजी और चालू है तो चालू। पूंजी या चालू खाते के जमा पक्ष में किया जाएगा।
क्लियर है इतना? तो जो रोजनामचा है उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? तो दूसरा पॉइंट लिया है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड को भी हम बांट लेते हैं। ये भी अनामत और लाभ का ही भाग है। इसका भी शेष क्या होता है? जमा। देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन भी किया है और ये हम 5वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 5वें और 6ठे दोनों में पढ़े हैं। तो हमको याद क्या रखना है? कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड भी क्या होता है? हमारा लाभ का ही भाग है। तो रोजनामचा क्या बनेगा? इसका शेष जमा होता है, बंटवारा करोगे तो क्या हो जाएगा? उधार। तो लिखेंगे कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाते उधार। और जमा क्या हो जाएगा? पूंजी खाते, यानी जो भी पूंजी दिया होगा उसके खाते हम क्या कर देंगे? जमा। रोजनामचा बन जाएगा फंड खाते उधार और पूंजी खाते जमा, जो रकम होगा उसका बंटवारा कर देंगे। क्लियर है? और जब हमें थियोरी में एक्सप्लेन करना होगा तो जो ऊपर हमने लिखा वही डिट्टो कॉपी कर देना है। डिट्टो कॉपी क्या करोगे? यही लिखोगे। सामान्य अनामत का बंटवारा के बदले में क्या लिख दोगे? कि कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड का बंटवारा पूंजी या चालू खाते के जमा पक्ष में किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे डैश कर देता हूं और ऐसे लिख देता हूं कि क्या बनेगा? सेम बनेगा। क्या बनेगा? सेम एक्सप्लेनेशन होगा। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा विनियोग वृद्धि कमी अनामत। क्या लिखा गया है? विनियोग वृद्धि कमी अनामत। अब इसको देखो कैसे करना होगा, वो थोड़ा ध्यान से लिखना। विनियोग वृद्धि कमी अनामत, देखो विनियोग और एक हिसाई फंड दोनों की जो व्यवस्था की जाती है वो किस तरह से की जाती है, इसका देखो रोजनामचा क्या बनता है, क्या कैसे बनता है वो देखना। सबसे पहले बात करते हैं विनियोग क्या है हमारा। ये भी लाभ का अनामत का ही भाग होता है, तो इसका भी शेष क्या होता है? जमा। तो जब बंटवारा करने जाओगे या लिखने जाओगे इसका रोजनामचा क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विनियोग वृद्धि कमी फंड है कि अनामत है? अनामत। तो विनियोग वृद्धि कमी अनामत खाते उधार हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब दूसरा नाम यहाँ पे क्या लिखोगे? जैसा कि मैंने इसमें लिख दिया है कुंजी खाते और इसमें भी लिख दिया कुंजी खाते, पर इसमें क्या होगा वो थोड़ा आपको याद रखना है कि विनियोग वृद्धि कमी अनामत जो होता है इसका दो तरह से हम निकाल कर सकते हैं। एक तो हम आपस में बांट सकते हैं, दूसरा हम इसको वसूली खाते लेके जाते हैं। तो हमारी किताबों में इन्हें वसूली खाते लेकर गया है। उसका रीजन ये है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो ये अनुपात बोल रहा, जो ये अनामत होते हैं बेसिकली ये कौन सी तरफ होते हैं? इस तरफ होते हैं। और इस तरफ का जितना भी शेष होता है वो जमा होता है। और मैंने वसूली खाते का नियम बताया, जब खाता बंद करोगे तो ये उधार हो जाएगा और वसूली खाते क्या हो जाएगा? जमा। और ये किससे जुड़ा हुआ है? विनियोग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विनियोग से। और विनियोग हमारा संपत्ति में होता है, इसीलिए ऐसा ये लोग करते हैं कि जो भी अनामत, जो भी फंड हमारी संपत्ति से जुड़ा होगा हम उसको बंटवारा ना करके हम उसको खाता बंद करके वसूली खाते में लेकर जाएंगे। क्लियर है? तो ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जितने भी अनामत, जो भी फंड हमारा किसी संपत्ति से जुड़ा होगा, क्या कहा मैंने? कि जो भी अनामत, जो भी फंड हमारे किसी संपत्ति से जुड़ा होगा उसको खाता बंद करके हम कहा लेकर जाएंगे? वसूली खाते में। कहा लेकर जाएंगे? वसूली खाते में। तो रोजनामचा क्या बनेगा? विनियोग वृद्धि कमी अनामत उधार। तो वसूली क्या हो जाएगा? जमा। वसूली खाते जमा। और याद क्या रखना है? कि जितना भी संपत्ति से जुड़ा हुआ समायोजन होगा, यानी समायोजन करा, जितना भी संपत्ति से जुड़ा हुआ अनामत या फंड होगा। क्लियर इतना? तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? एक्सप्लेनेशन ये बन जाएगा कि विनियोग वृद्धि कमी अनामत, यही पूरा नाम रहेगा। तो इसी के आगे मैं लिख देता हूं कि विनियोग वृद्धि कमी अनामत, यह खाता बंद करके, यह खाता बंद करके वसूली के जमा पक्ष में ले जाया जाएगा। क्लियर है? सेम वही पूरा नाम लिख देना कि विनियोग वृद्धि कमी अनामत। ठीक है? फिर उसके बाद डैश करके यह खाता बंद करके वसूली खाता के जमा पक्ष में ले जाया जाएगा। आपको यही एक्सप्लेनेशन देना है। क्लियर है? फिर अगला है हमारा प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड तो बेसिकली क्या होता है? हमारा दायित्व होता है। तो दायित्व का जो हमारा रोजनामचा बनेगा वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे मैं रोजनामचा बता देता हूँ। दायित्व हमेशा क्या होता है? जमा। खाता बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? उधार। रोजनामचा क्या बनेगा? पीएफ खाते उधार, यानी प्रोविडेंट फंड खाते उधार। और रोजनामचा बन जाएगा वसूली खाते जमा। प्रोविडेंट फंड हमारा क्या है? दायित्व है, इसीलिए उधार हो गया क्योंकि जमा होता है, उधार हो जाएगा। दूसरा नाम क्या आ जाएगा? वसूली। और जो इसका थियोरी एक्सप्लेनेशन होगा वो डिट्टो सेम टू सेम ये ऊपर वाले जैसा ही होगा।
कैसे होगा, ये जो ऊपर हमने लिखा है वही होगा। बस क्या लिखना है कि प्रोविडेंट फंड खाता, प्रोविडेंट फंड यह खाता बंद करके वसूली के जमा पक्ष में ले जाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम है, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लाभ हानि खाते की उधार बाकी। नेक्स्ट क्या है, लाभ हानि खाते की उधार बाकी। अब इसका क्या करोगे तो वो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो लाभ हानि खाते की क्या लिखा है, उधार बाकी लिखा है ना, तो उधार बाकी लिखा है। तो जब रोजनामचा बनाने जाओगे तो लाभ हानि खाता क्या हो जाएगा, जमा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाभ हानि खाते जमा। ना ये किसी संपत्ति से जुड़ा है, ना ही किसी दायित्व से जुड़ा है, क्लियर है। तो जब ना संपत्ति से जुड़ा, दायित्व से जुड़ा, तो हम क्या करेंगे, आपस में बंटवारा कर लेंगे। तो लाभ हानि खाते जमा हो जाएगा, तो वसूली खाते उधार हो जाएगा, और जो भी रकम दिया होगा वो लिख देंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ये होगा कि लाभ हानि खाता बंद करके वसूली खाते के उधार, सॉरी वसूली नहीं, पूंजी खाते, गलती से हो गई, यहाँ पे पूंजी होगा, वसूली नहीं होगा, माफ करना। ठीक है, हम जो भी लाभ या हानि होता है उसको हम खाली देते पूंजी। तो पूंजी खाते उधार कहाँ लिखेंगे, उस बंद करके पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखा जाएगा या बंटवारा किया जाएगा, क्लियर है इतना। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। अब बात करते हैं हमारा छठे पॉइंट को लेके। तो छठा पॉइंट हमारा क्या है वो देखो, छठा पॉइंट है हमारा घिसाई फंड। छठा पॉइंट क्या है हमारा, घिसाई फंड। तो घिसाई फंड क्या है हमारे लिए, देखो अभी ये किससे जुड़ा हुआ है, संपत्ति से। घिसाई किससे जुड़ा होता है, संपत्ति से। और अभी ये बात मैंने समझाई कि अगर कोई संपत्ति या दायित्व से जुड़ा हुआ कोई प्रावधान या अनामत या फंड होता है तो हम उसका खाता बंद करके कहाँ लेकर जाएंगे, वसूली खाते में। और फंड हमेशा क्या होता है, जमा। तो खाता बंद करेंगे तो रोजनामचा क्या बनेगा इसका, फंड खाते उधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घिसाई फंड खाते उधार। रोजनामचा क्या बनेगा, घिसाई फंड खाते उधार, और जमा क्या हो जाएगा, वसूली खाते। तो यहाँ पे लिख देंगे वसूली खाते जमा, क्लियर है इतना। और इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा सेम टू सेम, जैसा मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर में लिखा है, सेम टू सेम यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे करके, और थर्ड का सेम। ठीक है, नाम बस क्या हो जाएगा, घिसाई फंड, क्लियर है इतना। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा। एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे 6 दिया गया है। एग्जाम में कितना पूछा जाएगा, आपको 3 पूछा जाएगा, और 3 का एक्सप्लेनेशन देके आपको 3 मार्क्स लेकर आना है, क्लियर है। आप रोजनामचा अगर नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, निकाल किस प्रकार करोगे समझाइए, तो आपको समझाना है, इसलिए आप रोजनामचा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने रोजनामचा इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या याद रखने के लिए कहा है, वो भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो ये रहा, इसमें लिखा है कि विसर्जन के समय पीढ़ी की कुल संपत्ति कितनी है, 2 लाख रुपए। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐड कर दिया था। एक ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, उसके बावजूद मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो संपत्ति है वो कितने का है, 2 लाख रुपए का है। संपत्ति कितने का है, 2 लाख रुपए का है, जिसमें से चालू संपत्ति कितने का है, 40% है। ध्यान से देखना इसको, चालू संपत्ति, चालू संपत्ति कितना है, 40%। तो बाकी का कितना होगा, 60%। और वो हमारा क्या हो जाएगा, चालू। तो दूसरा क्या होता है, स्थिर, या हम बिन चालू बोलते हैं, तो स्थिर संपत्ति, क्लियर है। जो नाम लिखा है वो लिख सकते हो, चालू लिखना चाहो तो चालू, बिन चालू लिखना चाहो तो बिन चालू। हालांकि हमारे सवाल में स्थिर लिखा है इसलिए मैंने स्थिर लिख दिया, क्लियर है। तो 40% हमारा क्या है, चालू है, तो 60% हमारा क्या होगा, स्थिर संपत्ति होगा। अब 2 लाख का 40% करोगे कितना होगा, 2 लाख का 40% कितना होगा, 80,000 होगा। और बाकी का कितना होगा, 1,20,000। मैं आपको बता दूं एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया था, बस उन लोगों ने रकम को क्या कर दिया था, 2 गुना कर दिया था, क्लियर है। आपको बस यही बात याद रखनी है, कभी कभी किताब का सेम सवाल आ जाता है, बस रकम वो दुगुना, आधा, तिगुना, ढाई गुना, 1.5 गुना कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमने इतना पढ़ लिया कि भाई संपत्ति दिया है, कितने का दिया है, 2 लाख का, जिसमें से क्या है, 40% चालू संपत्ति है, ये मैंने इतना अलग कर दिया। फिर आगे लिखा है 10,000 रोकड़ के साथ, यानी कि ये जो चालू संपत्ति दिया है 80,000 का, इसमें से 10,000 क्या है,
इसमें से 10,000 है हमारा रोकड़, 10,000 क्या है हमारा रोकड़। तो बाकी का अन्य कितना बचा, अन्य बचेगा हमारे पास 70,000 का। कितने का बचेगा हमारे पास, 70,000 का। क्लियर है इतना। फिर आगे लिखा है कि स्थिर संपत्ति की 120% रकम मिली, मतलब इसको बेचने के बाद हमें कितना पैसा मिला है, 120% मिला। कितना मिला, 120%। तो 1,20,000 का 120% कर दो, तो 1,20,000 का 120% करोगे तो ये आएगा 1,44,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसको बंद किया और बेचा तो हमें कितना मिल गया था, 1,44,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें कितना मिल गया है, 1,44,000 रुपए। क्लियर है इतना। तो ये हमें मिला है 1,44,000 रुपए। फिर आगे लिखा है जबकि चालू संपत्ति के कितने मिले हैं, 80% मिले हैं। अब ये चालू संपत्ति वाला पॉइंट थोड़ा समझना है कि रोकड़ को हम बेचते नहीं है, हम सिर्फ किसको बेचेंगे, जो हमारे पास अन्य संपत्ति पड़ी है। और इसका भी हमें कितना मिला है, सिर्फ 80% मिला है। ना हम रोकड़ को बेचते हैं, ना रोकड़ को खरीदेगा। क्लियर है। और बाकी का हमें मिला कितना है, सिर्फ 80%। तो 70,000 का 80% करो कितना होगा, तो 70,000 का 80% करोगे तो ये हो जाएगा 56,000 रुपए। कितना होगा, 56,000 रुपए। तो ये आपको याद रखना है कि हमें कितना मिला है, सिर्फ 56,000 रुपए मिला है। अब हमें क्या करना है, हमें रोजनामचा बनाना है। तो रोजनामचा देखो कैसे बनेगा। तो पहला रोजनामचा बनेगा खाता बंद करने का। पहला रोजनामचा क्या बनेगा, खाता बंद करने का। तो रोजनामचा क्या बनेगा, ये क्या हमारी संपत्ति, संपत्ति का शेष क्या होता है, उधार। खाता बंद करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जमा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा चालू संपत्ति अते जमा। दूसरा स्थिर संपत्ति, तो वो भी क्या हो जाएगा, जमा, क्योंकि है तो संपत्ति ही ना। तो रोजनामचा क्या बनेगा, स्थिर, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, स्थिर संपत्ति खाते जमा। रकम कितना है, तो यहाँ पे है रकम 70,000 रुपए। क्यों 70, क्योंकि हम यही बंद करेंगे, ये बंद नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। और यहाँ कितना है, 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 प्लस 70, टोटल कितना हो जाएगा, 1,90,000। और मैंने कहा था खाता बंद करके हम कहाँ लेकर जाते हैं, वसूली खाते। तो नाम क्या लिखेंगे, वसूली खाते उधार। क्लियर है। उसके बाद दूसरा रोजनामचा क्या बनेगा, बेचने का। तो बेचने में साफ साफ बोल दिया, इसमें 56 मिला है और इसमें 1,44,000 मिला है। तो जब पैसे मिले हैं तो रोजनामचा क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। क्या बनेगा, रोकड़ खाते उधार। और जमा क्या हो जाएगा, वसूली। तो यहाँ पे हो जाएगा वसूली खाते जमा। कितना मिला है, 1,44 इधर और 56 इधर। तो दोनों को जोड़ोगे तो 1,44,000 प्लस 56,000, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए। यानी कि बेचने पे हमें टोटल कितना मिल गया है, तो टोटल हमें मिल गया है 2 लाख रुपए। क्लियर है। तो ये रहा आपका इस सवाल का रोजनामचा। अब यहाँ पर देखो, कुछ लोग या कुछ जगह आपको इस तरह से बताया जाएगा कि पहले चालू संपत्ति को बंद करो, फिर उसको बेचो, फिर स्थिर संपत्ति को बंद करो, फिर उसको बेचो। यानी टोटल आपको 4 रोजनामचा बनाया जाएगा, यानी 4 रोजनामचा बताया जाएगा। 2 रोजनामचा इसका, 2 रोजनामचा इसका। तो वो भी सही है, ये भी सही है। आप दोनों को अलग अलग बंद करो, दोनों को अलग अलग बेचो, यानी अलग अलग निपटारा करो। क्लियर है। आप साथ में भी कर सकते हैं, आपको आता है तो साथ में कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप दोनों तरीके से कर लो। क्लियर है। और दोनों ही सवाल सही माना जाए, दोनों ही तरीके का सॉल्यूशन जो है आपका सही माना जाएगा। क्लियर इतना। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। और इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जितना भी बेसिक थ्योरी, क्वेश्चन, 1 मार्क्स, एमसीक्यू और जो भी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सभी कुछ मैंने कवर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में आपका कोई समस्या नहीं होगा। इस चैप्टर में अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं कि सर इसका एक बार रिवीजन करवा दो, रिवीजन करवा दो। तो इसीलिए मैंने इस तरह से नोट्स बनाए, इस तरह से मैंने सवाल करवाए हैं कि दोबारा इस चैप्टर को देखने की जरूरत भी ना पड़े। एक बार मन लगा के ध्यान से पढ़ लेना, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, लिख लेना अच्छे से, और बार बार 1-2 बार रिवाइज कर लेना, ताकि 100% सब कुछ हो जाए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास पसंद आता है तो क्या करना है आपको, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी पसंद आ जाए और वो भी देख ले। और सबसे बड़ी बात, दोनों जन मिलकर क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। ताकि हमारी फैमिली जो है वो 311-12 तक अटकी है, वो 500, 1000, 1,500, 2,000, 20,000 तक पहुंचे। और हम और भी कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आने वाली जो आपके जो दूसरे भाई बहन होंगे उनको भी बेनिफिट मिले। क्योंकि जब यहाँ पे कंटेंट बढ़ेगा, लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तभी लोग आएंगे, नहीं तो लोग नहीं आते। जहां जिस दुकान पे भीड़ ज्यादा होती है, लोग अक्सर उसी दुकान पे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भीड़ इकट्ठा करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं ये सारी चीजों की उम्मीद करता हूँ। इसके लिए मैं थैंक यू पहले से ही बोल दे रहा हूँ, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।